नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यात्रियों को एक और वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने से यात्रियों के सफर में काफी समय बच सकेगा। साथ ही इन स्टेशनों को भी फायदा मिलेगा। 6 स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन हरिद्वार, बरेली, शाहजहांपुर, आलमनगर और लखनऊ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली उद्घाटन कर वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर है और दौरे का दौरा लगातार जारी है। इस बीच मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने एमएलसी पद से आलोक शाक्य की टिकट कटने पर शाक्य मतदाताओं को नाराजगी पर डिंपल यादव ने कहा कि कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक शाक्य हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और इसके अलावा बीएसपी से गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि जो गठबंधन होना था वो हो चुका है। तैयारी चल रही है, अभी धीरे धीरे तैयारी और तेज सी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ने की। कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाक्य प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाक्य प्रत्याशी जो है एमएलसी बनने वाले थे, इसके बाद में उनका नाम कटा तो शाक्य मतदाता नाराज हो सकता है। कोई शाक्य मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक शाक्य जी हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से, और हम सब लोग बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। सपा के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में मिली हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की सीटें सपा के खाते में चली गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट सलमान खुर्शीद की परंपरागत सीट मानी जाती है। फर्रुखाबाद सीट से 2 बार सलमान खुर्शीद सांसद रहे हैं और 1991 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता खुर्शीद आलम खान 1984 में सांसद रह चुके हैं। सीट बंटवारे पर यह सीट सपा के खाते में चली गई है, जिससे मुसलमान और कांग्रेसी नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना मुफ्ती कादरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को खाली बरगलाने का काम कर रही है, इसके अलावा मुसलमानों को सिर्फ वोटों के लिए यूज कर रही है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की सरगर्मी देखना आम बात है। खबर गाजीपुर से है, जहां दर्दनाक बस हादसे में यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सख्त एक्शन लेते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप राय को निलंबित किया गया है और इसके अलावा मामले में संविदा कर्मी लाइनमैन नरेंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं मंत्री एके शर्मा गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे और पीड़ितों का हाल चाल लिया। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को सांत्वना भी दी है। देखिए, है तो हादसा, लेकिन हादसे की वजह है बिजली विभाग की लापरवाही। ये और बात है कि ये घटना घट गई और इसमें कैजुअल्टी भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए। पूरी बस जल के राख हो गई है। जो लोग जल के मर गए हैं उनकी तो बॉडी देखी भी नहीं जा सकती इस स्थिति में। जो यहाँ हॉस्पिटल आ सके हैं, इनमें मेरे देखने के हिसाब से एक की पोजीशन क्रिटिकल है, जो बच्चा है। हमको लगता है वो 6-7 साल का बच्चा है, और उसकी माँ और उसका दूसरा भाई जो घायल है वो ठीक है। लगता है कि सुधार हो जाएगा उसमें। बाकी 2 और जो हैं उनको हाथ और पैर में
कम इंजरी है, ऐसी इंजरी है जिसका इलाज लगता है हो जाएगा, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, इससे सबक लेना चाहिए। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पे भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वयं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक्सीएन, एसडीओ और जेई को हमने तुरंत निलंबित किया है। जो लाइनमैन थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए हमने चेयरमैन को भी सूचना दिया है कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। वो लेसन लेते हुए भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका ध्यान रखा जाए। गाजीपुर जिले में बस के हाई टेंशन बिजली के तार संपर्क में आने से बड़ा हादसा हुआ है। बस में लगी आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं कई लोग झुलस गए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने घटना की जानकारी लेते ही 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और एक लाइनमैन को एक सेवा समाप्त कर दी है। वहीं बस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति प्रदान करने और परिजनों को संबल देने की ईश्वर से कामना भी एके शर्मा ने की है। तो मंत्री शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप कुमार राय को निलंबित कर दिया है। लाइनमैन नरेंद्र संविदा कर्मी की सेवा समाप्ति के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता से बात की है। सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाते हुए घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सहित प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने का आग्रह किया है। साथ ही मंत्री एके शर्मा ने पीड़ित परिवारों से स्वयं मिलने के लिए गाजीपुर और मऊ भी पहुंचे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी है। बता दें कि गाजीपुर में मदर थाना में 400 मीटर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो हमारे साथ पवन गाजीपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, मंत्री एके शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ा फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है इस हादसे के बाद? स्वप्निल, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि दर्दनाक बस हादसे के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अफसरों को तत्काल निलंबित कर दिया। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता जो निलंबित किए गए हैं उसमें मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप राय को निलंबित किया गया है। मामले की जानकारी होने पर तत्काल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को तत्काल गाजीपुर के लिए लखनऊ से भेजा था। आपको ये भी हम बताते चलें कि यात्रियों से भरी बस में आग लग गई थी। बस पर बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लग गई थी। हादसे में बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। जी पवन, इतनी बड़ी लापरवाही हुई और इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे क्या वजह थी जितने लोगों की जान गई है? जी, आपको बताते चलें कि बस चालक ने शॉर्टकट अपनाने के लिए ये रास्ता चुना था, लेकिन वहां के अधिशासी अभियंता का कहना था कि तार की ऊंचाई कुछ ऊंची थी, लेकिन जिस रोड पे गाड़ी जा रही थी उसको मिट्टी डाल के ऊंचा किया गया था। इसके वजह से ये हादसा हुआ। जी पवन, सरकार की ओर से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को क्या कुछ देने की, क्या सांत्वना देने की एके शर्मा ने बात कही है? जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजा देने की बात की गई है और जरूरत पड़ी तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लाम का सबसे पवित्र महीना रमजान आज से शुरू हो गया है। रमजान का चांद नजर आते ही रमजान की रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां लोग अपनी जरूरियात को छोड़कर रमजान में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावीह की तैयारी में लग गए हैं। वहीं रमजान को लेकर नगर पंचायत फफूंद में चेयरमैन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने भी रमजान में नगर के अलावा मस्जिदों के बाहर विशेष रूप से साफ सफाई रखने और रोशनी की व्यवस्था कर नगर पंचायत कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। आज रमजान मुबारक का शायद चांद नज़र आ जाए, तो रमज़ान मुबारक की अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करें, क्योंकि रमज़ान अल्लाह का वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और हम लोग ये एक ऐसा महीना है कि इसमें दिल खोलकर अपने रब की इबादत करते हैं और ये नेकियां कमाने का महीना है। और हम मुसलमानों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियां करें और सवाब कमाएं। कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, इसमें दिल खोलकर मुसलमान अपने रब की इबादत करें, खूब नमाज़ें अदा करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें और खूब अल्लाह की इबादतें करें। खबर बाराबंकी से है, जहां नगर पंचायत टिकैत नगर में अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में सांसद लल्लू सिंह और क्षेत्रीय विधायक प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने नगर पंचायत टिकैत नगर में 5 करोड़ 43 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएं। आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने की जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार करेगी। वहीं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है। तो चलिए ले चलते हैं सीधा आपको अहमदाबाद, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में
हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था। हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं। सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है, कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में उस रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहा है। मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का CAA नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला और ये बड़ा कदम है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे फलाहारी दिनेश शर्मा ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मोदी सरकार द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसे सभी सनातन हिंदू गदगद हो गए हैं। पूरे देश में मिठाई बांटकर
करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले अल्पसंख्यक सिख, ईसाई और जो भी सनातनी भारतीय विदेश में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन सभी को भारतीय नागरिकता दिलाई जाएगी। आज मोदी सरकार द्वारा सीए को लागू किया गया है। आज सभी सनातनी हिंदू में बहुत ही खुशी की लहर है। इस कानून के तहत 2014 से पहले जितने भी भारत में गैर अल्पसंख्यक लोग आए हुए हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, उन सभी को यहाँ पर अब नागरिकता मिल जाएगी। उन सभी को जो विदेशों में प्रताड़ित किया जा रहा था, वो भारत में आकर रह रहे थे, लेकिन 2014 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे उनको नागरिकता दिलाई जा सके। इस कानून के बनने से उन सभी प्रताड़ित गैर मुस्लिम भाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इस वजह से आज सभी सनातनी हिंदुओं ने यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। एटा पुलिस ने चाबी बनाने के बहाने घरों में सेंध लगाकर हाथ साफ करने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोरों से पुलिस ने लाखों के महंगे आभूषण और नकदी बरामद की है। एटा पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि एक चोर मध्य प्रदेश और दूसरा चोर महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों से 88,200 रुपए नगद और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 9 मार्च को शहर कोतवाली थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें ताला चाबी बनाने के नाम पे 2 शातिर बदमाशों ने ये घटना कारित की और उनके द्वारा ज्वेलरी और नगद रुपए चुरा लिए गए सेफ से चाबी बनाने के समय के। इस संबंध में थाना कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल सुरागसी और सर्विलांस की टीम लगाई गई और आज उन दोनों शातिर बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से नकदी और जो आभूषण उनके द्वारा चुराए गए थे, उन सभी की बरामदगी हुई और लगभग 4.5 लाख का ये माल था और उसकी सभी की बरामदगी सकुशल। जालौन में सोमवार देर रात एसओजी सर्विलांस और कुठौन पुलिस की सलीम गुर्जर गैंग ने 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सहित 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इन घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी 18 फरवरी सन 2024 को कुठौन थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कुठौन पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागरासी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागरासी पतारसी के दौरान थाना कुठौन के जालौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है तो उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई, बाराबंकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कायाकल्प टीम निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने साफ सफाई और स्टाफ के कार्यों का निरीक्षण किया और आए हुए मरीजों के स्वास्थ्य केंद्र पर मिलने वाली सुविधा की भी जानकारी ली और वहीं अस्पताल के सामने और अस्पताल के अंदर लगी गंदगी देखकर रोष व्यक्त किया। साथ ही जल्द से जल्द सफाई कराने के आदेश भी दिए हैं। कायाकल्प से यहाँ पे टीम आई, उन्होंने यहाँ पूरा अस्पताल पे दवाइयों से, मरीजों से और यहाँ की साफ सफाई को लेकर के सारी चीज़ें देखी और यहाँ पे निरीक्षण किया। बाकी चीज़ें तो उन्हें सही मिली, जैसे दवाइयाँ, जैसे पहले जिस तरीके से यहाँ पे मरीज़ कम आते थे, अब लोग ज़्यादा आने लगे हैं, दवाइयाँ हर प्रकार की उपलब्ध हैं। लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई को लेकर के हम लोग को बोल के गए हैं, क्योंकि पीएचसी के अंदर तो साफ़ सफाई है लेकिन बाहर बाउंड्री के पास थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। उन्हीं चीज़ों को वो सुधारने के लिए बोल के गए हैं और कहे कि आगे हमें ना मिले। तो
कोशिश यही रहेगी कि उसके लिए कार्य किया जाए आगे। कायाकल्प के अभी असिस्टर्स हमारे अस्पताल में आए थे, तो उन्होंने उसका भौतिक सत्यापन किया। तो सब व्यवस्थाएं यहाँ जांच और दवाओं से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।